तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं गुप्त काल। गुप्त काल में आपके सिलेबस में समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय दिया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब गुप्त काल का समय है 319 ईस्वी एडी से 540 एडी तक। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? गुप्त काल को कहा जाता है। सातवाहन वंश के अंतिम शासक सातकर्णी को पराजित कर श्री गुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। तो गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? श्री गुप्त ने की थी। श्री गुप्त गद्दी पर बैठा था, फिर उसके बाद घटोत्कच गद्दी पर बैठा था। गुप्त शासकों की दरबारी भाषा क्या थी? संस्कृत थी। श्री गुप्त ने भारत के 6 महान जनपदों को जीता था। इसके बाद घटोत्कच और फिर चंद्रगुप्त प्रथम अगला शासक बना था। चंद्रगुप्त प्रथम कब से कब तक था? 319 से 335 एडी तक। और इसको गुप्त काल का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। किसे? चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की शुरुआत की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी और चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त गद्दी पर बैठा था, यानी कि अगला शासक था। और समुद्रगुप्त 335 से 380 एडी तक बैठा था। समुद्रगुप्त ने 9+12 राजाओं को हराया था, जिसमें से 9 उत्तर भारत के थे और 12 दक्षिण भारत के थे। तो ये आपको याद रखना है। समुद्रगुप्त गद्दी पर बैठा था 335 से 380 एडी तक। इसका अन्य नाम क्या था? इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था और धारणी बंद कहा जाता था, व्याध पराक्रम कहा जाता था और पर भागवत की उपाधि धारण की थी इसने, और परम भागवत की उपाधि धारण की थी और परम क्रमांक कहा जाता था और इसे लिच्छवी दौहित भी कहा जाता था। इसकी माता का क्या नाम था? कुमार देवी था और पति कौन थे? दत्ता देवी थे। अन्य पति क्या थे? दत्ता। अन्य नाम क्या था? भारत का नेपोलियन। याद रखना है। समुद्रगुप्त ने 21 यानी कि 9+12 राजाओं को हराया था, जिसमें से 9 उत्तर भारत थे और 12 दक्षिण भारत थे। इसका उल्लेख हराया था, इसका उल्लेख प्रयोग प्रशस्ति अभिलेख में देखने को मिलता है, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया था और इसे हरिसेन ने लिखा था। क्या लिखा था इसमें? संपूर्ण पृथ्वी को जीत लेने वाला। किसे? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को हरिसेन ने क्या लिखा कि यह समग्र पृथ्वी को यानी कि संपूर्ण पृथ्वी को जीत लेने वाला है। हरिसेन ने समुद्रगुप्त को कविराज कहा क्योंकि समुद्रगुप्त वीणा बजाते थे। समुद्रगुप्त की नीतियां क्या थी? ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति। इसमें दक्षिणी राज्यों को जीतकर उन्हीं को सौंप देना था और यह चाणक्य नीति थी। इसमें क्या करते थे ये लोग? दक्षिणी राज्य मतलब जितने भी दक्षिणी राज्य थे उनको जीतते थे और फिर उनके बाद उनके राजाओं को सौंप देते थे। और दूसरा इनकी नीति क्या थी? प्रसबोधरण। प्रसबोधरण में इन्होंने क्या थी इसकी नीति? राज्यों को बलपूर्वक अपने राज्य में मिला लेना। मतलब कि ये किसी राज्य से युद्ध करते थे और उसे जीत करके उसे अपने साम्राज्य में मिला देते थे, यानी कि साम्राज्य विस्तार कर लेते थे। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन था। समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय अगला शासक बना था। चंद्रगुप्त द्वितीय 380 एडी से 414 एडी तक था। विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध था। शकों पर विजय के उपरांत ही चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहयान भारत आया था। फाहयान महायान शाखा का ज्ञान प्राप्त करने आया था, जिसकी बुक थी फा क्योंकि भारत के इतिहास में चांदी के सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही चलाए गए थे। किसके शासनकाल में चांदी के सिक्के चलाए गए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न थे। कौन कौन से थे? महाकवि कालिदास थे और वराह मिहिर थे, शंकु थे, धन्वंतरी थे, घट करपर थे, वर रुचि थे, वेताल भट्ट थे, अमर सिंह थे, छपड़क थे।
तो ये सभी याद रखना है। महाकवि कालिदास की रचना भी याद रखनी है। नाटक क्या है? अभिज्ञान शकुंतलम है, और मालविकाग्निमित्रम है, मेघदूत है। ये आपको याद रखना है कालिदास की रचनाएं। वराहमिहिर गणितज्ञ की बुक कौन सी याद रखनी है? समाज संहिता और पंच सिद्धांतिका और बृहद संहिता, ये याद रखनी वराहमिहिर की बुक। और शंकु क्या थे? वास्तुकार थे। धन्वंतरी क्या थे? चिकित्सक थे। और घटकरपर क्या थे? सलाहकार थे। अमर सिंह क्या थे? अमर सिंह की एक बुक याद रखिएगा, अमरकोश है, जो कि बहुत पूछी जाती है। छपड़क क्या थे? ज्योतिष थे। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखने हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त गद्दी पर बैठा था। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कुमारगुप्त के बाद अगला शासक स्कंदगुप्त बना था। स्कंदगुप्त ने सबसे ज़्यादा कृत्रिम झीलों का निर्माण कराया था। स्कंदगुप्त 455 से 467 सदी तक बैठा था और प्राचीन भारत में 3री से 5वीं सदी तक शासन करने वाले गुप्त राजवंश के 7वें राजा थे। कौन? स्कंदगुप्त। इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो वर्तमान समय में पटना के रूप में बिहार की राजधानी है। हूणों ने गुप्त साम्राज्य पर धावा बोला, परंतु स्कंदगुप्त ने उनका सफल विरोध कर उन्हें खदेड़ दिया। अब आइए बात करते हैं गुप्त काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। गुप्त शासकों ने निम्न में से किस धर्म को पुनर्जीवित किया था? उत्तर, भागवत को। समुद्रगुप्त की दक्षिण विजयों में इनका सेनापति कौन था? उत्तर, हरिसेन था। हरिसेन इनका दरबारी कवि भी था। शूद्रक एवं विशाखा दत्त किस काल में हुए थे? गुप्त काल में। कवि कालिदास किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाने जाते थे? सुश्रुत। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य के लिए। गुप्त काल का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? उत्तर, स्कंदगुप्त। समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था? उत्तर, विष्णुगुप्त था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई थी? विष्णु शर्मा के द्वारा। गुप्त शासन के दौरान प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे? आर्यभट्ट थे। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? उत्तर, प्रसिद्ध चिकित्सक थे। गुप्त काल के प्रसिद्ध महिला शासिका कौन थी? प्रभावती गुप्त थी। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। खगोलविद वराहमिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार के हिस्सा थे? विक्रमादित्य के। परम भागवत उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त शासक कौन थे? समुद्रगुप्त थे। फाह्यान किसके शासन काल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई थी? गुप्त काल में। भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग क्या था? गुप्त काल। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? कालिदास ने लिखा था। तो दोस्तों, ये था हमारा गुप्त काल, जिसको हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। आशा करता हूं कि यह टॉपिक भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हर्षवर्धन। थानेश्वर का पुष्यभूति वंश, इसके संस्थापक कौन थे? पुष्यभूति नरवर्धन थे। इसको पूरे डिटेल से पढ़ेंगे, फिर इसके भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यह सभी के सभी क्वेश्चन और महत्वपूर्ण तथ्य आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न के रूप में कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हर्षवर्धन, थानेश्वर का पुष्यभूति वंश, इसके संस्थापक पुष्यभूति नरवर्धन हैं। इसके बाद प्रभाकर वर्धन गद्दी पर बैठा था। प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र एवं 1 पुत्री थी, राजवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री। राजश्री का विवाह ग्रहवर्मन कन्नौज के राजा के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? ग्रहवर्मन कन्नौज के राजा के साथ हुआ था। राजश्री का अपहरण करके शशांक और देवगुप्त ने इनकी हत्या कर दी थी। शशांक ने राजवर्धन को भी मार दिया था। पुष्यभूति वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन के पिता का क्या नाम था?
कौन? हर्षवर्धन के पिता का क्या नाम था? प्रभाकर वर्धन। हर्षवर्धन राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 626 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में थानेश्वर की गद्दी पर बैठा था और फिर हर्षवर्धन ने शशांक को मारकर बदला लिया था। प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र और 1 पुत्री थी, राजवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री। राजश्री का विवाह हो गया था किससे? ग्रहवर्मन थे जो कि कन्नौज के राजा थे, और राजश्री का अपहरण कर लिया था कौन कौन? शशांक जो कि बंगाल के थे और देवगुप्त मालवा के थे। इन दोनों राजाओं ने इसका अपहरण कर लिया था और इसकी हत्या कर दी थी। और फिर क्या किया था? फिर हर्षवर्धन ने शशांक को मार दिया था, बदला ले लिया था। हर्षवर्धन का जन्म 590 ईस्वी में, सिंहासन 606 से 647 ईस्वी तक 16 वर्ष की उम्र में बैठे थे। पिता का नाम प्रभाकर वर्धन, माता का नाम यशोमती, पत्नी का नाम दुर्गावती, पुत्र का नाम भाग्यवर्धन प्लस कल्याणवर्धन। इनके भी 2 पुत्र थे, भाग्यवर्धन प्लस कल्याणवर्धन। इनके ही मंत्री ने इनके पुत्रों की भी हत्या कर दी थी, मतलब कि इनका वंशज ज्यादा दिनों तक नहीं चला था। हर्ष को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। हर्ष ने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की थी। हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार करके उसे अपनी राजधानी बनाया था। हर्ष संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था। शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। 618 ईस्वी में हर्षवर्धन पुलकेशन द्वितीय से हार गए थे। हर्ष और पुलकेशन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर यह युद्ध हुआ था। चालुक्यों ने हर्षवर्धन को शकलोत्तर पथ नाम की उपाधि दी थी। ह्वेनसांग चीन से हर्षवर्धन के समय भारत आया था और इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में, और यह चीनी यात्री था, इसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता था। ह्वेनसांग की एक किताब है सी यू की, और यह नालंदा विश्वविद्यालय पढ़ने के लिए आया था। व्यापार का केंद्र क्या था उस समय? मथुरा। उत्तर में मथुरा था और दक्षिण में कांची था। ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन को विक्रमादित्य नाम दिया था और उसकी सेना को चतुरिंगड़ी नाम दिया और अध्यक्ष को कुंतल नाम दिया था। हर्षवर्धन के नाटक कौन कौन से थे? 3 प्रमुख नाटक थे, रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका। हर्षचरित के रचनाकार हर्षवर्धन के दरबारी बाण भट्ट थे। मयूर भट्ट की पुस्तक सूर्य शतक थी। हर्षवर्धन ने कुंभ मेले तथा महामोक्ष परिषद की शुरुआत कराया था। तो दोस्तों आइए अब बात करते हैं हर्षवर्धन से रिलेटेड एग्जाम में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों की। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? प्रयाग में। हर्षवर्धन ने राज सिंहासन कब ग्रहण की थी? 606 से 647 ईस्वी में। ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के दौरान सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नगर था मथुरा। कवि बाण भट्ट कहाँ का निवासी था? थानेश्वर का। नागानंद के रचनाकार कौन है? हर्षवर्धन। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया था? कन्नौज और प्रयाग में। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार कौन है? हर्षवर्धन। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? हर्षवर्धन ने। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती गृहगमन को किसने रोका था? पुलकेशिन द्वितीय ने। किस व्यक्ति को द्वितीय शोक कहा जाता है? हर्षवर्धन को। सी युकी की नाम यात्रा विवरण का संबंध किससे है? ह्वेनसांग से। हर्षचरित के लेखक कौन है? बाण भट्ट। हर्षवर्धन के 5 इंडीज के नाम से कौन कौन से हैं? पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। वर्धन वंश की राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर। पुष्यभूति वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यभूति था। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? थानेश्वर का। किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता था? तो ह्वेनसांग को। ह्वेनसांग चीनी यात्री था जिसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था। किस शासक ने हर्षवर्धन को पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। पुष्यभूति वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? उत्तर हर्षवर्धन था।
तो दोस्तों ये था हर्षवर्धन टॉपिक जिसको हमने अच्छे से रिवीजन किया। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि यह टॉपिक भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आपको वीडियो आपको कैसा लगा इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक, इसका पार्ट 2 भी हम अपलोड करेंगे, तो पार्ट 2 भी देखना मत भूलिएगा। तो कम समय में बहुत ढेर सारे टॉपिक आपके अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।